हेलो गाइस, आज हम देखेंगे पाचन तंत्र का तीसरा भाग, जिसमें हम लोग अग्नाशय के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हम जब भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, टाइलिन और इमाइलेज, जिसकी सहायता से भोजन आधा तरल और आधा ठोस अवस्था में होती है। और उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। और बोलस फिर अग्नाशय के रास्ते नीचे फंसता हुआ, सरकता हुआ नीचे उतरती है। इस प्रक्रिया को हम कर्मानुकुंचन कहते हैं। उसके बाद भोजन जो है अमाशय में पहुंचती है, पेट में अर्थात अमाशय में, स्टोमच में पहुंचती है। वहां पे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। यहाँ भोजन की जो स्थिति होती है वो आधे क्या होती है? गाढ़े लाई की तरह। लाई जब ठंडा चिपकाने में जो काम आता है, आटा का जो बनता है, तो गाढ़े लुगदी या लाई की तरह होती है। उस भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर यकृत, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने यकृत के बारे में पढ़ा था। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिससे पित्तरस स्रावित होती है। क्या होती है? पित्तरस स्रावित होती है। और पित्तरस क्षारीय होती है। पित्तरस जब कहाँ पहुंचती है? ग्रहणी में पहुंचती है। ठीक है। और यहाँ से अग्नाशय के बारे में हमें पढ़ना है, तो आइए हम लोग अग्नाशय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है गाइस, अग्नाशय जो है यह हमारे कहाँ पे, देखिए ये अमाशय है और ये क्या है? ये रेड वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? छोटी आंत का प्रथम भाग ग्रहणी है। तो अमाशय जो होता है, ये अग्नाशय जो है वो अमाशय और ग्रहणी के बीच में स्थित होती है। पत्ती जैसी संरचना होती है। इसकी जो कलर होती है, इसकी रंग कैसी होती है? हल्के गुलाबी रंग की होती है। फिर से अग्नाशय कहाँ स्थित होती है? अमाशय और कहाँ? छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी के बीच में स्थित होती है। ठीक है। और यह पत्ती जैसी संरचना होती है। ठीक। और इसका रंग जो होता है हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। ग्रहणी एवं अमाशय के बीच स्थित होती है। हल्के गुलाबी रंग की पत्ती जैसी संरचना होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसको जो बोलते हैं, ये जो हमारा क्या है? अग्नाशय है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अब देखो, कुछ ग्रंथियां ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है। और हार्मोन हमारे शरीर में क्या करती है? जैव रासायनिक प्रक्रिया, हार्मोनल चेंजिंग ना, रासायनिक प्रक्रिया को उत्प्रेरित करती है। लेकिन एंजाइम जो है वो जैविक क्रिया को क्या करती है? उत्प्रेरित करती है। तो ये एक ऐसी ग्रंथि है अग्नाशय, जिससे हार्मोन भी स्रावित होती है और एंजाइम भी स्रावित होती है। तो ये जो ग्रंथि हमारी अग्नाशय जो है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का क्या करें, उदाहरण दे, तो आप बोलिएगा अग्नाशय यानी पैनिक्रियास। ठीक है। तो यह मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। उसके बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो एंडोडर्म से क्या होती है? उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? एंडोडर्म से उत्पन्न होती है। उसके बाद यह शरीर की मीठी रोटी भी कहलाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर की मीठी रोटी कहते हैं। फिर से बच्चों, पैनक्रियाज जो होती है, अग्नाशय जो होती है, वह अमाशय और ग्रहणी के बीच स्थित होती है। पत्ती जैसी संरचना होती है। इसका रंग जो होता है हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि है, इसलिए हम इसे बोलेंगे यह मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर की सबसे दूसरी, पहली तो कौन है? यकृत है, जो 1.5 kg की होती है। लेकिन ये अग्नाशय है, और अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। मतलब सेकंड पोजीशन पे किसका नंबर आता है? अग्नाशय का आता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे अग्नाशय किससे उत्पन्न होती है, तो आप बोलोगे एंडोडर्म से क्या होती है? उत्पन्न होती है। यह शरीर की मीठी रोटी भी कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? शरीर की मीठी रोटी कहते हैं। ठीक। उसके बाद अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय रस स्रावित होता है। अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होती है। ठीक है। जो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। अब अग्नाशय रस में होता क्या है? अग्नाशय रस में 98% क्या होता है? जल होता है, और 2% में लवण एवं क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस क्या होता है? क्षारीय। उसमें क्या क्या होता है? 98% जल होता है, 2% में लवण और एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब क्षारीय जानते हो, अग्नाशय रस जो है वह क्षारीय है। इसका मतलब, ठीक है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगी। तो कितनी है पीएच मान? 7.5 से 8.3 के बीच में होती है। क्या? अग्नाशय रस का पीएच मान।
ठीक है। और यह एक पूर्ण पाचक रस कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे अग्नाशयी रस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका रीजन यह है कि अग्नाशय में तीनों प्रकार के पोषक तत्व, अच्छा बताओ पोषक तत्व कौन कौन, प्रोटीन, पोषक तत्व से तो 5 प्रकार के होते हैं क्या, एक देखो प्रोटीन, दूसरा क्या हो गया प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर क्या हो गया वसा, ये तीनों जो पचाने वाला है। बाकी बात विटामिन और खनिज लवण, मैंने बताया कि विटामिन और खनिज लवण के कण इतने छोटे होते हैं और घुलनशील होते हैं कि छोटी आंत की जो बिलाई है, रसांकुर है, उसे ठीक है बिना इतना छोटा होता है तो उसके जो छिद्र होते हैं उसमें वो समा जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि विटामिन और जो खनिज लवण है उसके पाचन की जरूरत नहीं होती है, वो बहुत छोटे कण होते हैं। लेकिन अब जो मेन चीज है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, मकई खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दाल वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद तेलीय पदार्थ या दूध खाते हैं तो वसा की प्राप्ति होती है। तो यही तीनों चीजें जिसके पाचन की जरूरत होती है। और पाचन का मेनली मतलब है इसको जो जटिल कण होते हैं उसको क्या करना है, छोटा छोटा बनाना है और घुलनशील बनाना है। ठीक है, तो अग्नाशय रस जो है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, इन तीनों प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तीनों पोषक तत्व जिसको पचाना होता है, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण पचाने की क्रिया होती है, जिसके पाचन की जरूरत होती है, तो क्या है वो अग्नाशय में तीनों प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और कार्बोहाइड्रेट, तीनों को पचाने वाले एंजाइम से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एंजाइम को बाबू हिंदी में क्या कहते हैं, वीकर कहते हैं, याद रखोगे। एंजाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, वीकर कहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि अग्नाशय में तीनों प्रकार के पोषक तत्व जिसको पचाने की जरूरत होती है, उसको पचाने वाला क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। इसलिए अग्नाशय रस को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय में लगभग इसके अग्नाशय के अंदर, ठीक है, क्या पाई जाती है, 90 लाख से भी अधिक लैंगरहैंस कोशिकाएं। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में और आपके परीक्षा में भी पूछी जाएगी कि लैंगरहैंस कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो क्या कहोगे, अग्नाशय में लगभग 90 लाख से अधिक लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो लैंगरहैंस कोशिकाएं होती है, 90 लाख से भी अधिक लैंगरहैंस कोशिकाएं होती है, ठीक है, वह 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ठीक है, अब उससे क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। उसको हम बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उसका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो अग्नाशय में जो 90 लाख से भी ज्यादा क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है, वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार है अल्फा कोशिका। क्या है, अल्फा सेल यानी अल्फा कोशिका। अब ये जो अल्फा कोशिका होती है, ये अग्नाशय के बाहरी हिस्से में, बाहरी हिस्से में क्या होती है, सॉरी, ये अग्नाशय हमारा ये पत्ती जैसा संरचना है, अग्नाशय के बाहरी हिस्से में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय के बाहरी हिस्से में क्या पाई जाती है, अल्फा कोशिका पाई जाती है। और अल्फा कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोगोन, क्या, ग्लूकोगोन हार्मोन उससे स्रावित होते हैं। किससे, अल्फा कोशिका से क्या स्रावित होती है, ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होती है। अब ग्लूकोगोन हार्मोन का क्या काम है, अब जब जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर में किसकी कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, हम कभी कभी खाना नहीं खाते हैं, भूख लगती है, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद हम नहीं खाना भी खाते हैं, फिर भी हमारा भूख मर जाता है। क्यों, पता है, क्योंकि हमारे शरीर में किसकी, अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फिर क्या करता है, ये जो हार्मोन है ग्लूकोगोन, ये जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में होता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज की कमी हो रही थी तो ग्लाइकोगोन को बोला, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ग्लूकोज की कमी हो रही है। तो फिर उसने क्या किया, ग्लाइकोगोन जो है वो क्या करता है, देखा कि शरीर में ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो ग्लाइकोजन जो शरीर में मौजूद है उसको क्या किया, उसने ग्लूकोज में बदल दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, फिर अब हमारे शरीर में ये लैंगरहैंस कोशिका जो 90 लाख से भी ज्यादा पाई जाती है, उसकी दूसरी प्रकार है बीटा कोशिका। क्या है, बीटा कोशिका। ठीक है, तो बीटा कोशिका जो है अमाशय के मध्य भाग में, बीटा कोशिका जो होगी वो अमाशय क्या हो, अग्नाशय के मध्य भाग में स्थित होगी। कहाँ पे,
अग्नाशय के मध्य भाग में स्थित होती है। और ये मध्य भाग में इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि बीटा कोशिका से, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आइए हम देखते हैं। हमारे रक्त में जब हम लोग चीनी लेते हैं, चीनी, ठीक है, या फिर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। एक बात तो पहले जान लो कि ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन देखना नहीं चाहता है और इंसुलिन हार्मोन को ग्लूकोज देखना नहीं चाहता है। जब हम लोग बचपन में होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो मान लो हमारी ऊपर वाले ने हमें देवता के रूप में माता पिता देते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं बिल्कुल, ठीक है, फिट होती है, तंदुरुस्त होती है, एकदम अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारे शरीर में क्या होती है, सारी कोशिकाएं धीरे धीरे अपना कार्य क्षमता खोती जाती है और साथ ही साथ वो कोशिकाएं खराब होना चालू हो जाती है। लेकिन जो बच्चा होता है उसके समय तो बीटा कोशिका एकदम क्या बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इस वजह से बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अरे बीटा कोशिका जब अच्छा है तो बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित तो होगी। तो बचपन में आप कितना भी चीनी खा लो तो आपको, ठीक है, आपके खून में, ठीक है, चीनी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इंसुलिन उसका दुश्मन है। इंसुलिन उसमें पाया जाता है ना, वो कहता है भाई जब तक हम हैं, हमारी मात्रा भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर में अभी बीटा कोशिका सुरक्षित है। तो बीटा कोशिका से क्या स्रावित होती है? बीटा कोशिका से स्रावित होती है इंसुलिन हार्मोन। तो बीटा कोशिका तो भी ठीक ठाक है। तो फिर आपके जो बच्चे होते हैं उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ती है। जनरली चिनिया बीमारी जो है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, शुगर बोलो, डायबिटीज बोलो, चिनिया बीमारी बोलो या मधुमेह बोलो, ये बच्चों में नहीं होता है। ये बीमारी अक्सर कम होती है जब उम्र बढ़ती है, ज्यादा उम्र हो जाती है तब होती है। क्यों होती है? इसके पीछे भी लॉजिक है। जब एज ज्यादा हो जाती है तो बीटा कोशिका क्या होती है, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होना चालू हो जाती है, उसकी कार्य क्षमता घटना चालू हो जाता है। जब बीटा कोशिका की कार्य क्षमता घटना चालू हो जाती है, कम होना चालू हो जाती है, बीटा कोशिका क्षतिग्रस्त होना चालू हो जाती है, तो फिर चीनी कहता है भाई इतना दिन तो तूने राज किया जब बचपन में था, अब तुम 55 का हो गया, अब तुम्हारे शरीर में उतना बीटा कोशिका तो सुरक्षित है नहीं, और बीटा कोशिका जब सुरक्षित है नहीं तो तुम्हारे शरीर में फिर क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन ज्यादा स्रावित नहीं होगा। तब फिर चीनी की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो बाबू इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज या चिनिया बीमारी, ठीक है। तो जब हमारे शरीर में बीटा कोशिका सुरक्षित होगी और उसमें से क्या निकलेगी, इंसुलिन हार्मोन निकलेगी, तो हमारे खून में अगर चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है या फिर शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक। और इंसुलिन हार्मोन में क्या पाया जाता है बाबू, जिंक, जिंक जिसका परमाणु संख्या 30 है, Zn यानी जस्ता, ठीक है। अब अगर इंसुलिन की मात्रा घट जाएगी, कब घटेगी, जब एज ज्यादा होगी तब, तो फिर चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है। और इस स्थिति को मधुमेह, शुगर या फिर डायबिटीज या चिनिया बीमारी कहते हैं। चिनिया बीमारी का प्रथम लक्षण होता है जब इंसान टॉयलेट करेगा तो उसके टॉयलेट पे क्या, चिट्टी लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डायबिटीज बीमारी वालों की पहली पहचान, ठीक है। उसके पेशाब पे, टॉयलेट पे क्या होगी, चींटी लगना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन का घरेलू, इंसुलिन में, अच्छा हाँ, हमारे शरीर में किसकी मात्रा घट जाती है, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा घट जाती है तो चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है ना, ठीक है। तो अब बताओ शरीर में किसकी मात्रा घटी है, इंसुलिन हार्मोन की। तो जब किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है, अब कोई व्यक्ति मान लो जिसको डायबिटीज हो रखा है और वो कभी शादी वगैरह में गया, किसी पार्टी में गया, उसने क्या खा लिया, चीनी वाला पदार्थ खा लिया, रसगुल्ला वगैरह ना चाप दिया, तो उस ना कला हो गया, जब उसका बीपी बढ़ ना, उसका क्या होगा, चीनी बढ़ जाएगा काफी ना, उसको महसूस होगा कि हमारा चीनी बढ़ गया है, तो फिर वो डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आएगा तो काहे आप खा लेते हैं ये सब चीज़, आपको जब मालूम है आपको कि डायबिटीज है नहीं खाना चाहिए आपको, कि डॉक्टर साहब जब हो गए हमारा तनी ठीक कर दिया ना, इस तरह से बोलेगा। तो फिर उसको क्या किया जाएगा, कहेगा आपके शरीर में किसकी मात्रा कम हो गई है, इंसुलिन की, इस वजह से चीनी की मात्रा बढ़ गई है, तो क्या देगा भाई, इंसुलिन देगा, ताकि इंसुलिन देगा तो इंसुलिन की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी और उसको किसको जाके इंसुलिन कंट्रोल करेगी, वो जाके चीनी को कंट्रोल करेगी, चीनी को नियंत्रित करेगी। तो हमारे शरीर में चीनी को पचाने वाला हार्मोन इंसुलिन, चीनी की मात्रा को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन, ठीक है।
और मधुमेह वाले रोगी को इंजेक्शन में क्या दिया जाता है, इंसुलिन, ताकि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए और फिर चीनी की मात्रा क्या हो जाए, चीनी की मात्रा घट जाए, चीनी घट जाए। ठीक है, उसके बाद घरेलू इलाज क्या क्या किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो रखा है उसके घरेलू इलाज के लिए क्या करें, करी का रस या करी का पत्ता, उसको क्या बना के दें, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, करी का रस उसके चाय में दें, ठीक है, अथवा उसका गाढ़ा होता है ना, काढ़ा ना, वो बना के, ठीक है, दिया जाए उसके ठीक है, चाय में भी मिक्स करके। करी का पत्ता, करी का जो पौधा होता है जनरली नीम के पेड़ के जैसा होता है। नीम का तो पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन करी का जो पौधा होता है ना, पेड़ होता है, वो छोटा होता है, उसको रूम में भी छायादार जगह में भी लगाया जा सकता है। वैसा ही पौधा होता है, अभी रोड के बगल बगल में ऐसा पौधा लगाया जाता है, आप देखे होंगे। तो करी का जो रस होता है या करी का पत्ता होता है, यह इंसुलिन बीमारी जिसको हो रखा है उसको उसमें मिक्स करके देना चाहिए। उसके बाद एक होता है हमारे ग्रामीण माहौल में ना, आम के महीने में जामुन का फल लगता है ना, जामुन का फल, तो उसको अगर जामुन का फल भरपूर मात्रा में खिलाया जाए तो फिर उसके जामुन में क्या पाया जाता है, जामुन हो या कली का रस हो, उसमें जितना जिंक की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से उसका, ठीक है, चीनी जो है या डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहता है। ठीक है, उसके बाद ये भी किया जा सकता है कि जितना भी जामुन का जो क्या होता है, जामुन तो खा लिया और जामुन का जो बीज बच गया, बीज, तो उस बीज को क्या किया जाए, बीज को, ठीक है, सुखा लिया जाए, उसको कूट कूट के पाउडर की तरह चूर्ण बना लिया जाए और चूर्ण में फिर क्या करें, ठीक है, उसमें काला नमक मिक्स करके फिर उस चूर्ण को क्या करना है, लेते रहना है। तो इससे भी चीनी क्या होता है, कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो इंसुलिन अग्नाशय है यह अमाशय और ग्रहणी के बीच स्थित होता है, पत्ती जैसी संरचना है। ठीक है, यह हमारे शरीर की मीठी रोटी भी कहलाती है, इसका रंग गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय रस जो होता है, ठीक है, उसमें 98% जल पाया जाता है, 2% लवण और एंजाइम पाए जाते हैं और पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है और इसे हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें, ठीक है, ये हमने अभी चर्चा नहीं किया है, अगले स्लाइड पे करेंगे। ठीक है, तो यह इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी पाया जाता है, वसा को पचाने वाला एंजाइम भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम भी पाया जाता है। इसी वजह से अग्नाशय रस को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लगभग 90 लाख से अधिक लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है और ये लैंगरहैंस कोशिका जो होती है ये कहाँ होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसमें। आप जानते हो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि से जनरली एंजाइम निकलती है। ठीक है, तो ये 90 लाख से अधिक लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है जो 4 प्रकार की होती है। पहली अल्फा सेल, दूसरी बीटा सेल। अल्फा सेल से ग्लाइकोगोन स्रावित होता है और ग्लाइकोगोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। फिर बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन का काम है रक्त में चीनी की मात्रा या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया तो उसकी कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त होगी, बीटा कोशिका। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें। फिर अगले स्लाइड पे हम क्या करते हैं, हम बताएंगे कि ये तो अभी हार्मोन की चर्चा हो गई है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम की चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से भोजन का क्या होगा, पाचन होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि अग्नाशय के अंदर कितनी लगभग 90 लाख से अधिक क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस कोशिकाएं पाई जाती है। उसका अल्फा, उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली होती है अल्फा कोशिका जिससे ग्लूकोगोन हार्मोन स्रावित होती है, दूसरी होती है बीटा कोशिका जिससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है और तीसरी जो है जिसको हम गामा या फिर डेल्टा कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है इससे सोमेटोस्टेनिन, अग्नाशयी गैस्ट्रिन अथवा सीरोटोनिन, ठीक है, हार्मोन इससे क्या होता है, स्रावित होता है। उसके बाद एक लास्ट कोशिका होती है पीपी कोशिका। पीपी का फुल फॉर्म होता है पैनक्रियाटिक पेप्टाइडल कोशिका। ठीक है, इससे कुछ नहीं, पैनक्रियाटिक पेप्टाइडल हार्मोन स्रावित होती है। इसका ज्यादा कोई यूज है नहीं बट पाया जाता है तो हमने बताया। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम एवं उसके कार्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मालूम है कि यहां से ये जो है, ये ऊपर से जो आ रही है आपको दिख रहा है, ये वाला जो पाइप है,
इसको हम बोलते हैं पित्त रस वाहिनी, हाँ पित्त वाहिनी। और ये वाला जो है इधर से जा रही है अग्नाशय से, इसको बोलते हैं अग्नाशय वाहिनी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों वाहिनी मिल गई, कौन सी, पित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी, तो बनती है सामान्य वाहिनी। और ये सामान्य वाहिनी देखो किसमें कूद रही है, ये कूद रही है ग्रहणी के, ग्रहणी में, यानी कि छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में, ठीक है। अब ग्रहणी में ये पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में क्या पाया जाएगा, ठीक है, उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित नहीं होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं निकलता है, वो निकलता है ट्रिप्सिनोजेन। और एक बार जानो, नोजेन जिसमें होगा वो निष्क्रिय होगा, ठीक है, नोजेन लगा होगा वो क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो यहाँ से ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन नहीं था, ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं गया, क्या गया, अग्नाशय से गया ट्रिप्सिनोजेन। वो जाके वहां पे खड़ा है भाई, यहाँ पे आके इस पाइप में आके खड़ा है, भोजन उधर से आया उसको पचा ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं पचा पा रहा, क्योंकि अभी ट्रिप्सिनोजेन है और ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय है नहीं, कहता भाई अभी हम काम करने लायक है ही नहीं। तब क्या होता है कि ये जो छोटी आंत की प्रथम भाग ग्रहणी है बच्चों, ग्रहणी में है ना, ठीक है, एंटेरोकाइजेन, क्या, एंटेरोकाइजेन नामक पदार्थ स्रावित होता है। वो क्या करता है, इस ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है, सक्रिय बना देता है, ट्रिप्सिन में बदल देता है। ये निष्क्रिय है ट्रिप्सिनोजेन, उसको बदल देता है ट्रिप्सिन में। कौन, एंटेरोकाइजेन। कहाँ स्रावित होता है, यह जो एंटेरोकाइजेन पदार्थ है यह ग्रहणी में ही स्रावित होता है। ग्रहणी के अंदर जो दीवार होती है उसकी जो श्लेष्मा होती है, उसी श्लेष्मा कोशिका से, श्लेष्मिका से क्या स्रावित होता है, एंटेरोकाइजेन। वो कहता है भाई यहाँ के तुम करोगे क्या, ट्रिप्सिनोजेन यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे भोजन को पचाना है, जबकि वहां पे जाके खड़ा रहता है। तो उसने एंटेरोकाइजेन का रूप, जब हम तुझे क्या करते हैं, सक्रिय बनाते हैं, ट्रिप्सिनोजेन को उसने क्या किया, ट्रिप्सिन में बदल दिया, ठीक। उसके बाद अब भोजन में उपस्थित जो पदार्थ होगा उसमें जो प्रोटीन होगा वो कहेगा पकड़ो भाई प्रोटीन को। तो प्रोटीन को कौन, ट्रिप्सिन, मतलब ट्रिप्सिन को सक्रिय बना दिया गया है, किसके द्वारा, एंटेरोकाइजेन के द्वारा। अब प्रोटीन जो उसमें आएगा, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन आता है, ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन तो ऐसे अमाशय से ही स्टार्ट हो गया था, बट अमाशय में पूर्ण पाचन नहीं होता है, चाहे प्रोटीन हो, वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो, उसका पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत के इलियम में जाके होता है, ठीक है। तो पूर्ण पाचन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन कहाँ होगा, ग्रहणी में पहुंच चुका है। तो ग्रहणी में ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिनोजेन का एक सक्रिय रूप है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, उस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में क्या करेगा, बदल देगा। अब ये पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड क्या है, प्रोटीन का मध्य, प्रोटीन का मध्य उत्पाद है। और कौन कौन सा प्रोटीन होगा, मेटा प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीओजेज हो सकता है या पेप्टोन हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में क्या करता है, ट्रिप्सिन बदल देता है, ठीक। फिर आगे हम देखेंगे बाबू कि छोटी आंत के जो इलियम आएगी वहां पे फिर ये पॉलीपेप्टाइड, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को भी आगे बदला जाता है एमिनो अम्ल में, क्योंकि प्रोटीन का अंतिम पाचक रूप जो है वो क्या है, एमिनो अम्ल है। तो अभी तो एमिनो अम्ल नहीं टूटा है, अभी तो सिर्फ टूटा है प्रोटीन किसमें, पॉलीपेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड में। आगे अब ई चट्टा से क्या हो रहा था, अकेला से काम संभाल नहीं रहा था, किससे, ट्रिप्सिन से। तो सोचा अब हम क्या करें, अकेले से हमसे काम होगा नहीं, भोजन या प्रोटीन को बचाना बड़ा मुश्किल काम है, हमसे पचाया जा नहीं रहा है। तो फिर क्या करेगा, ये एक और एंजाइम को बुलाएगा, और वो एंजाइम कहाँ से जाएगी, अग्नाशय से ही जाएगी। उस एंजाइम का नाम है कीमोट्रिप्सिनोजेन। अब बताओ, नोजेन लगा हुआ है, सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा, नोजेन लगा हुआ निष्क्रिय होगा। यदि यहाँ जाके मुंह लटका के खड़ा है, कहाँ, ग्रहणी में, कौन, कीमोट्रिप्सिनोजेन। कहता है भाई हम काम कैसे कर सकते हैं, हम तो अभी निष्क्रिय हैं, हमको सक्रिय बना। तब कहता है अगर हम एंटेरोकाइजेन को कहने जाएंगे सक्रिय बनाने के लिए, जो हमको सक्रिय बनाया था ट्रिप्सिनोजेन को, ट्रिप्सिन में कौन बताता है, एंटेरोकाइजेन, उसको जाएंगे तो कहेगा भाई तुमको हम काम सौंपे थे और तुम उससे कम करवाएगा। तो उस डर की वजह से समझ लो, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो है एंटेरोकाइजेन के पास नहीं गया, वो खुद कीमोट्रिप्सिन को क्या किया, देखो कीमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, कीमोट्रिप्सिन में बदल रहा है। कीमोट्रिप्सिनोजेन एक निष्क्रिय रूप है, उसको ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, सक्रिय। तो ये बाबू सक्रिय रूप है, और ये क्या है, ये निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन को क्या करता है, ट्रिप्सिन सक्रिय बना देता है। क्यों सक्रिय बनाया, क्योंकि प्रोटीन, तो जो काम प्रोटीन का है, देखो जो काम यहाँ पर क्या है, प्रोटीन का है, सेम टू सेम वही काम किसका है, ठीक है, वही काम है कीमोट्रिप्सिन का। क्या है,
जो काम ट्रिप्सिन का है सेम टू सेम वही काम क्या है कीमोट्रिप्सिन का, क्योंकि ट्रिप्सिन से अकेला प्रोटीन का पाचन नहीं हो पा रहा था तो उसने किसको बुलाया, कीमोट्रिप्सिन को बुलाया। ठीक है, तो कीमोट्रिप्सिन देखो प्रोटीन यहाँ भी है, प्रोटीन को क्या कर रहा है प्रोटीन को ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल रहा है। फिर यहाँ देखो प्रोटीन ही है, प्रोटीन को कौन कीमोट्रिप्सिन क्या कर रहा है पॉलीपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल रहा है, अर्थात ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन का काम एक ही है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था कि प्रोटीन को हमने देखा, तो आपको क्या याद रखना है कि अग्नाशय रस में टोटल 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें आपको ट्राल याद रखना है। टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ए से हो जाएगा एमाइलेज या इमाइलेज, और फिर एल से हो जाएगा लाइपेज, क्या हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसा कि आप पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि प्रोटीन को बचाने के लिए पहले ट्रिप्सिन एंजाइम आया था, उससे नहीं हो पाया तो फिर उसने किसको अपना संगी साथी बना लिया, कीमोट्रिप्सिन। दोनों का काम है, दोनों मिलकर क्या किया, प्रोटीन को बचाया पॉलीपेप्टाइडस में और डाइपेप्टाइडस में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइडस और डाइपेप्टाइड प्रोटीन का मध्य उत्पाद है, अभी फाइनल नहीं आया। फाइनल क्या आएगा, फाइनल आएगा तो अपना एमिनो अम्ल बनेगा। तो प्रोटीन को बचाने के लिए कौन आता है, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन, वो बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड में। लेकिन अब यहाँ पे आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमीनोपेप्टाइडेज, ये दोनों एंजाइम जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इससे भी अकेला काम नहीं हो पाया तो ये फिर किसको साथ लाया, एमिनोपेप्टाइडेज को। ये दोनों मिलकर क्या करता है, प्रोटीन के मध्य उत्पाद को यानी कि पॉलीपेप्टाइडस को और डाइपेप्टाइडस को वो क्या करता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन जब हो जाता है तो कौन सा अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, आपको क्या बोलना है, एमिनो अम्ल बोलना है। ठीक है, आगे स्टार्च। अब पहला काम हो गया, पहला किसका, ट्रिप्सिन का, देखो यहाँ पे ट्रिप्सिन का काम हो गया ना। अब क्या है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में नहीं हुआ होगा वो कहाँ पहुंच गया, ग्रहणी में पहुंच गया। ग्रहणी में कौन सा रस आया, इधर से अग्नाशय रस आया। अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है, अग्नाशयी इमाइलेज। अग्नाशयी इमाइलेज का काम है स्टार्च को किसमें, माल्टोस में बदलना। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि आपने क्या देखा था, स्टार्च का पाचन मुंह में भी देखा था, वहां पे स्टार्च इमाइलेज क्या करता था, वो इमाइलेज माल्टोस में स्टार्च को बदल देता था। ठीक है, ये बात यहाँ भी वही हो रही है। फिर आपको अमास में बताया गया था, अमास में क्या पाया था, लाइपेज एंजाइम। वहां पे अमाशयी लाइपेज था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको पाया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टार्च को क्या कर रहा है, यहाँ भी वही काम है, स्टार्च को अग्नाशयी एमाइलेज माल्टोस में बदल रहा है। ठीक है, तो स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है, माल्टोस, और प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या बचता है, इम्यूनो अम्ल। ठीक है, उसके बाद जो वसा का पाचन अमाशय में नहीं हुआ, वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन अमाशय से स्टार्ट होता है लेकिन अमाशय में उसका पूरा पाचन नहीं हो पाया, वो वसा कहाँ पहुंच जाती है, छोटी आंत के ग्रहणी में, और इधर से क्या पहुंचती है, अग्नाशयी रस। अग्नाशय रस में क्या पाया जाता है, अग्नाशयी लाइपेज। वो क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल और विषय में क्या करता है, बदल देता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया कि अग्नाशय रस से भोजन का पाचन किस तरह होता है। उसके बाद अग्नाशय रस पर नियंत्रण कौन रखता है, तो ग्रहणी की जो सरस्मिका है, ग्रहणी की जो यहाँ पे सरस्मिका होगी, म्यूकस कोशिका होगी। ठीक है, सरस्मिका होगी, उससे 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक प्रोसेक्रेटिन और एक होता है पैंक्रियाजाइमिन। ठीक है, तो प्रोसेक्रेटिन जो है यह एक अक्रिय हार्मोन है, इसको सक्रिय बना देता है कौन, एसियल अम्ल। ठीक है, इसको एसियल अम्ल सक्रिय बनाता है, तब होता है सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन जो है वह अग्नाशय रस के आयतन को कंट्रोल करता है, आयतन को नियंत्रित करता है। और पैंक्रियाजाइमिन जो है वह अग्नाशय रस के मात्रा का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का नोट, इसका नोट मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट डाउनलोड कर लें और फिर उसका एक नोट बना लें।
फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रहणी में भोजन का पाचन ना, ये आगे छोटी आंत में अंतिम रूप से भोजन का पाचन मेनली रूप से आएगा, वो हम देखेंगे, फिर जाके हमारा पाचन तंत्र चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।